जी। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी एक्सचेंज मेथड्स की। एनर्जी एक्सचेंज मेथड्स, देखें, एनर्जी एक्सचेंज हमारे पास दो तरह से हो सकती है, एक वर्क से और दूसरा हीट से। जो वर्क होता है ये दो तरह का होता है, मैकेनिकल भी होता है और नॉन मैकेनिकल भी। तो याद रखो, वर्क जो मैकेनिकल होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम वाला जो वर्क होता है ना, उसे मैकेनिकल वर्क कहते हैं, ये मैकेनिकल है। और हीट जो होता है, ये वाला जो वर्क होता है, ये नॉन मैकेनिकल होता है। हीट जो करेगी चेंज वो नॉन मैकेनिकल वर्क होगा। ठीक है। अब वर्क होता क्या है? वर्क बेसिकली एक मैकेनिकल वे होता है, मैकेनिकल वे होता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक ये वे होता है। ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, W इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ एक्सटर्नल डेल वी। अब मेरा आपसे यहाँ पे ना एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कल के लेक्चर के लिए, आपने ढूंढ के आना है। यहाँ पे हम इंटरनल प्रेशर क्यों नहीं लेते, एक्सटर्नल ही प्रेशर क्यों लेते हैं, गैस का अपना प्रेशर क्यों नहीं लेते? हालांकि लेना तो वही चाहिए हमें, लेकिन वो क्यों नहीं लेते, बाहर वाले प्रेशर को हम स्टडी करते हैं। और ये चेंज इन वॉल्यूम, ये सवाल है आपके लिए, इंटरेस्टिंग है, ढूंढे इसे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैस है, एक कंटेनर है, उसमें गैस रखी हुई है और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है जिसे पी एक्सटर्नल आप बोलते हो, और गैस का भी डेफिनेटली अपना कोई ना कोई प्रेशर होगा जिसे हम पी ऑफ गैस कह देते हैं। अब गैस के पास दो ही सिचुएशंस है, या तो वो एक्सपेंड हो जाए और या वो कंप्रेस हो जाए। दो ही कंडीशंस हैं जी, एक्सपेंड हो सकती है या कंप्रेस हो सकती है। ठीक है। अब वन बाई वन अगर हम देखें, अगर बात करें, अगर पी ऑफ गैस ग्रेटर हो पी ऑफ एक्सटर्नल, यानी गैस का प्रेशर ज्यादा हो एक्सटर्नल प्रेशर से, तो आपको भी पता है कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है। लेकिन वर्क यहाँ पर क्या होगा, वर्क यहाँ पर नेगेटिव होगा। ये अब मैं आगे इसकी रीजन भी बता दूंगा। नंबर टू, अगर पी ऑफ गैस लेस हो पी ऑफ एक्सटर्नल से, तो यहाँ पर बेटा वॉल्यूम चेंज तो नेगेटिव होगा लेकिन वर्क पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम चेंज नेगेटिव होगा लेकिन वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों होता है ये अभी हम देखते। तो थोड़ी सी डेरिवेशंस सर की भी ये बात ना, कर लेते वर्क की। सर ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आई एम सो सॉरी। इसके ना जो वर्क और वॉल्यूम का रिलेशन आपने बताया है अभी कोई बात समझाई इंटरनल और नहीं तो एक्सटर्नल आपको समझ प्रेशर के कैसे साथ। आएगा? जी सर। अभी कुछ समझाया ही नहीं मैंने बेटा, तो समझ कैसे आएगा? जी सर, ये इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर वाला ना आपने कल वाले लेक्चर में भी बताया था, तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो यही तो आपको कहा है कि अब आपका इतना बड़ा लेवल है, तो ये तो आप इतना छोटा सा काम तो कर ही सकती हैं। आपने कौन सी असाइनमेंट भेजी, कभी ग्रुप में भेजा है कोई काम? नहीं सर, इंशाल्लाह तो आप भेजूंगी। फिर ये पहले मैं लाइव लेक्चर नहीं लेती थी, अब मैं लाइव लेती हूँ। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की, कि वर्क का अभी हमारा असल काम स्टार्ट हो रहा है, कि वर्क की डेरिवेशन, ये इक्वेशन आती कहाँ से। इसीलिए मैं डेरिवेशन करवा देता हूँ बच्चों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस फिल की हुई है। ठीक है। अब डेफिनेटली इस सिलेंडर का कोई ना कोई एरिया भी होगा। एरिया आपको पता है, टू लेंथ जो होती है वो एरिया होती है। ठीक है। ये एक लेंथ लगा ले, एक ये लगा ले, एरिया कोई सा भी ले लें आप, ये एरिया मान लें इसका। ठीक है। अब गैस जो थी इस कंटेनर के अंदर फिल की हुई थी, उसका यहां तक वॉल्यूम है, इनिशियली वॉल्यूम उसका V1 है। ठीक है। हम मान लेते हैं कि गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है,
गैस ऊपर की तरफ पिस्टन को मूव कर रही है और मान लेते हैं उसका जो वॉल्यूम है वो V2 हो गया है। तो गैस ने, अब देखिए दो काम हुए यहाँ पर। एक तो वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है, या हम कह दे कि वर्क डन कितना हुआ है एक्सपेंशन में, वर्क डन इन एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में वर्क कितना हुआ है वो हम देखना चाह रहे हैं। अब देखो बेटा, फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो कि फोर्स किसी बॉडी को मोशन में लाती है या उसकी मोशन को रोकती है, तो ये गैस ने क्या किया, इस पिस्टन को ऊपर मूव करवाया, यानी गैस ने एक तो फोर्स अप्लाई की, और गैस ने फोर्स तो अप्लाई की तो साथ साथ पिस्टन ऊपर मूव भी कर गया। तो पिस्टन ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा, यानी उसमें डिस्टेंस चेंज भी तो आया है, तो ये वर्क होगा। यानी फोर्स ऊपर की तरफ लगी और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हमारे पास आ गया है। ये है फोर्स और ये है डिस्टेंस का चेंज। अब हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी एक छोटे से यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लगती है वो हमारा प्रेशर होता है। और हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते फोर्स की जगह पर प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल एक्स। अब ये एक्स जो है ये लेंथ में चेंज आया है, उसकी लेंथ में चेंज है। और आपको ये भी पता होना चाहिए वॉल्यूम जो होता है ये तीन लंबाई से मिलकर बनता है, एरिया इंटू लेंथ हो जाए तो ये भी वॉल्यूम है, या वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ये तो कच्ची पक्की के सवाल हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ। तो तीन लंबाई से मिलकर बनता है, तो इसको और इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम का चेंज, क्योंकि एरिया जो होता है वो टू लेंथ्स होती हैं और ये एक लेंथ ये हो गई, तो तीन लेंथ जो होती हैं ये आपके पास आ गया है। तो ये बेसिक फॉर्मूला था जी वर्क का। और जब भी वर्क, गैस जो होती है वो एक्सपैंड होती है, वर्क नेगेटिव होता है। अब इसको समझते हैं क्यों ये नेगेटिव होता है, ये रीजन देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ लगेगी और थोड़ी सी फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है डेफिनेटली। देखिए, इसके अंदर गैस फिल की हुई है। अब डिस्प्लेसमेंट, जब गैस एक्सपैंड होती है तो गैस की वजह से पिस्टन, पिस्टन जो होता है वो ऊपर मूव करता है, पिस्टन ऊपर मूव करेगा, और फोर्स जो होगी, या आप समझ लो जो प्रेशर जो लगेगा बाहर से वो इधर इसके ऊपर लगेगा, पिस्टन के ऊपर, यानी लग रहा होगा उसकी सरफेस के ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, और फोर्स यानी वो भी उसके ऊपर लग रही है, और डिस्टेंस जो है वो ऊपर हो रहा है, यानी वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है। अब जब एक चीज ऐसे हो और दूसरी चीज ऐसे हो, इसे हम कहते होते एंटी पैरेलल। क्या कहते होते हैं? एंटी पैरेलल। और एक बात हमेशा याद रख लो, एंटी पैरेलल अगर कोई चीज होती है ना, उसके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने का है? 180 डिग्री का होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वर्क का फॉर्मूला फिजिक्स में ऐसे होता है, F D cos थीटा। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है वर्क का। तो यहाँ पे cos थीटा एंगल आ चुका है अब, और इनके दरमियान एंगल कितने का है? वो 180 डिग्री का है। अब देखो वर्क एक्सपेंशन के दौरान F × D कॉज कितना हो जाएगा? कॉज 180 डिग्री, और कॉज 180 डिग्री हमेशा नेगेटिव होता है। तो FD W, ये आपके पास प्रूव हो चुका है कि जब एक्सपेंशन होती है तो एंगल की वजह से वो साइन नेगेटिव आता है। ठीक हो गया। अब जब कंप्रेशन होगी तो फिर क्या होगा? देखो, बड़ा आसान है। ये गैस है, इसको फिल किया हुआ है, और अब कंप्रेशन हो रही है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, यानी डिस्टेंस कम हो गया है। तो फोर्स का और डिस्टेंस का, डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम है दोनों की। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन हो, इसे हम बोलते होते पैरेलल।
और पैरेलल के केस में एंगल जो होता है हमेशा 0 डिग्री होता है, शायद आपने कभी पढ़ा हो। तो W विल बी इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 0। तो ये हमेशा कॉस 0 1 होता है, ये पॉजिटिव हो गया। तो जब भी कंप्रेशन होगी वर्क पॉजिटिव। हाँ हाँ, अब बताएं बेटा, समझ आई या नहीं आई जी, जिन्होंने सवाल किया था? निमरा फारूक। अच्छा, तो वो मीटिंग में ही मेरे ख्याल गायब हो गई है। खैर, तो ये समझ आ गई आप लोगों को बेटा? कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं दोबारा से समझा दूंगा। तो ये वर्क का कॉन्सेप्ट था कि कंप्रेशन में पॉजिटिव क्यों है और एक्सपेंशन में नेगेटिव क्यों है। ठीक है जी। अब वर्क हम देखते हैं डिफरेंट प्रोसेस के अंदर। वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर हम वर्क देखते हैं। उसमें पहला है हमारे पास आइसोकोरिक। अच्छा, ये इनके फार्मूले जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और ये सवाल भी सारे इंपॉर्टेंट है वैसे थर्मोडायनेमिक्स तो। अगर हम देखें आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज 0 होता है, और आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू का फार्मूला होता है -P ऑफ एक्सटर्नल डेल वी। अब ये वी ही 0 हो गया तो वर्क पूरा ही 0 हो जाएगा फिर। ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेकंड है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक के अंदर जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी प्रेशर कांस्टेंट होता है, चेंज इन प्रेशर ये कांस्टेंट होता है। प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं होता, याद रखो। इससे मुराद ये होती है कि मिसाल के तौर पर 5 मिनट पहले आपने प्रेशर चेक किया सिस्टम का, वो 1 atm था, और 5 मिनट बाद भी चेक करेंगे तो वो 1 atm ही रहेगा। तो फाइनल कितना है? 1 atm, और इनिशियल कितना है? 1 atm। तो उनका आंसर 0 आ जाएगा। जबकि ये प्रेशर जो है, ये था तो 1 atm ही ना, ये तो चेंज बताता है, चेंज जो होता है वो 0 होता है, ये याद रख ले। ठीक है। आइसोबैरिक में वॉल्यूम का जो चेंज होता है वो आपके पास, सॉरी, प्रेशर का जो चेंज होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसके लिए फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला वही है, W विल बी इक्वल टू -P ऑफ एक्सटर्नल डेल वी। ये तब आप फार्मूला यूज करते हो जब प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हमेशा के लिए याद रख लो, ये फार्मूला यूज ही तब करते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम में तो चेंज आ रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि आपके पास प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, फिर हमारे पास ये फॉर्मूला ऐसे हो जाता है V1 V2। फिर प्रेशर अगर कांस्टेंट ना हो, ये उन प्रोसेस में यूज करना है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। फिर हम वॉल्यूम का चेंज भी साथ में डिस्कस करते हैं। इसके बाद है थर्ड, हमारे पास आ जाता है जी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क कैसा होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क की क्या सिचुएशन है? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन वो प्रोसेस होता है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, यानी इसमें टेम्परेचर 0 होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसकी एग्जांपल भी हमने देखी थी, बॉयल्स लॉ होती है। तो इसमें वर्क जो होता है वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, बॉयल्स लॉ इसकी एग्जांपल है। तो इसमें वो बॉयल्स लॉ वाला फॉर्मूला ही आएगा। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, वो रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। अगर मैं आपको बताऊं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी रिवर्सिबल होती है जो दोबारा से वापस भी आ जाए ना, उसे रिवर्सिबल आप बोलते हो। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला ही जस्ट आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ।
अगर आप कभी पीओ का पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें तो ये बड़े फार्मूले उधर पूछे जाते हैं, टफ होते हैं ना ये फिजिकल केमिस्ट्री के टेस्ट में, V2/V1। तो ये फार्मूला आपने जस्ट याद रख लेना है, ये उसकी डेरिवेशन के बाद ये फाइनल रिजल्ट हम तक पहुंचता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या होता है? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो इसमें मेनली आपके पास अगर हम बात करें वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम वो चीज होती है बेटा जहां पर एयर नहीं होती। मतलब एयर नहीं होगी तो वहां पे प्रेशर जीरो हो जाएगा ना, एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो हो जाएगा जब एयर ही नहीं होगी, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। वैक्यूम के अंदर ये एमसीक्यूज पूछा जाता है पीपीएससी में कि वर्क कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फोर्थ जो है हमारे पास वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अब याद रखो इस केस में जो हीट होती है वो जीरो होती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास वर्क जो होता है वो एक इक्वेशन का नाम होता है यहाँ पे, वो आप चाहें तो खुद से स्टडी कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर स्टडी करें। इस इक्वेशन को आप कहते हैं पॉइजन इक्वेशन, और इसको ग्रुप में भी शेयर करें आप ढूंढ कर। ये इसके इक्वल होता है। पॉइजन इक्वेशन क्या है मुझे भी बताएं, कल मैं आपसे पूछूंगा जरूर, लाजमी पूछूंगा आपसे। पॉइजन इक्वेशन के इक्वल हो जाता है वर्क। अब यहाँ पे ये गैमा क्या है? ये गैमा जो होता है ये रेशो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। और गैमा जो होता है ना, इसके बारे में भी एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। तो मोनो के लिए जो होता है गैमा, इसकी वैल्यू होती है 1.66। डाई के लिए गैमा की वैल्यू होती है 1.4, और ट्राई के लिए गैमा की वैल्यू होती है 1.33। तो ये बस ये वैल्यूज इसकी याद रख लेनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी। खैर, तो ये वर्क के बारे में हमने डिटेल में चीजें देख ली हैं। कोई सवाल है तो बताएं, कल हम एक और टॉपिक इसी के अंदर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी।